अगर आज आप दुनिया का नक्शा देखें तो एक नाम बार बार उभरता है, ईरान। सवाल यह नहीं कि अमेरिका ईरान से जंग क्यों करना चाहता है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका उस दुनिया को बचाए रखना चाहता है जिसमें वही नियम बनाता है, और क्या ईरान उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, यह टकराव किसी एक मिसाइल, किसी एक परमाणु संयंत्र या किसी एक बयान से पैदा नहीं हुआ। यह संघर्ष पिछले 45 वर्षों से धीरे धीरे पकता रहा, प्रतिबंधों में, धमकियों में, प्रॉक्सी युद्धों में और वैचारिक दुश्मनी में। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, अमेरिका ईरान से टकराव क्यों चाहता है। दूसरा, अगर युद्ध हुआ तो रूस और चीन क्या करेंगे। तीसरा, क्या ईरान वाकई इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका को रोक सके, या फिर उसका हश्र सीरिया जैसा हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल M26, जहां हम बात करते हैं जानकारी, तर्क और सच्चाई की। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि यहाँ हर वीडियो कुछ नया सिखाता है, बिना भटकाए, बिना चमक दमक के, साफ, सीधा और सच्चा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान संबंधों को समझने के लिए हमें 1979 में जाना। उस साल ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। इससे पहले ईरान पर शाह रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी था। ईरान उस समय पश्चिमी खेमे का हिस्सा था, तेल बेचता था, अमेरिका से हथियार खरीदता था, या कहें ईरान पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में था। लेकिन 1979 की क्रांति ने सब उलट दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसने खुले तौर पर कहा, अमेरिका शैतान-ए-बुजुर्ग है। दोस्तों, यह एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान शैतान। तो यहीं से दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक हो गई। ईरान ने यह तय किया कि वह अमेरिकी वर्चस्व को नहीं मानेगा, इजराइल को वैध राष्ट्र नहीं मानेगा और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नीति अपनाएगा। और यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि अगर ईरान सफल होता तो यह संदेश जाता कि कोई भी देश अमेरिकी दबाव के बिना भी खड़ा रह सकता है। तब से अमेरिका ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हूती और हमास को सपोर्ट देने और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण। लेकिन 2026 में यह तनाव चरम पर पहुंच गया है, मुख्य रूप से ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर हैं, आर्थिक संकट, महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इन पर कार्रवाई की, जिसमें अनुमान है कि 500 से 2500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन मौतों को सेंसलेस किलिंग कहा है। उन्होंने हेल्प इज ऑन इट्स वे और वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस की बात तो की है। और NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स में स्ट्राइक ऑप्शन पर चर्चा भी हो रही है। ट्रंप अमेरिकन्स को ईरान से बाहर निकलने की सलाह भी दे रहे हैं, जो टेंशन बढ़ने का संकेत है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिलिट्री एक्शन लिमिटेड, जैसे टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स या साइबर अटैक्स तक ही रह सकता है, क्योंकि फुल वॉर सक्सेसफुल नहीं होगा और US को महंगा पड़ेगा। US में भी एक पोल के मुताबिक 84% लोग US ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से चिंतित हैं। ट्रंप की टीम में भी डिबेट है कि क्या मिलिट्री एक्शन से ईरान में स्टेबिलिटी आएगी या कियोस फैलेगी। अगर फुल वॉर हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर सकता है, जिससे ऑयल प्राइसेस 50% तक बढ़ सकते हैं, जो कि ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए बुरा साबित होगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप रिस्क तो लेंगे अगर ईरान की सिचुएशन वर्स्ट होती है, लेकिन फुल वॉर के बजाय सैंक्शंस, टैरिफ्स या लिमिटेड स्ट्राइक्स। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अगर अमेरिका ईरान में फुल स्केल वॉर होगा तो रूस और चीन शामिल होंगे या अपना नफा नुकसान देखकर भारत की तरह तटस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, यह सच है कि रूस और चीन ईरान के सबसे करीबी सहयोगी हैं। एक्सिस ऑफ अपहेवल या CRIN के चाइना, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया का हिस्सा है। लेकिन यह कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं जैसे नाटो। वे साझा हितों पर काम करते हैं। अमेरिका लीड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करना, सैंक्शन से बचना, ओरिजिनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। रूस ईरान को वेपन्स देता है, जैसे Su-35 फाइटर जेट्स, स्पार्टक आर्म्ड व्हीकल्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स। और 2025 में साइन की गई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स के खिलाफ मदद का प्रावधान है, लेकिन कोई बाइंडिंग डिफेंस पैक्ट नहीं। और रूस यूक्रेन वॉर में फंसा है, इसलिए डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम लगता है।
वे इनडायरेक्ट सपोर्ट देंगे, जैसे वेपन सप्लाई या डिप्लोमेटिक बैकिंग। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है, यूएस रूस ईरान टाइज को बदल नहीं सकता, लेकिन वर्ल्ड वार 3 से बचने के लिए रूस ट्रूप्स नहीं भेजेगा। रही बात चीन की, तो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन ने यूएस को फॉरेन इंटरफियरेंस से दूर रहने की वार्निंग दी। लेकिन चीन यूएस के साथ ट्रेड वॉर से बचना चाहेगा, क्योंकि वह ताइवान पर फोकस्ड है। वो नेवल प्रेजेंस तो बढ़ा सकते हैं जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में, लेकिन वॉर में फुल ज्वाइन नहीं करेगा। और वैसे भी चीन की नीति बहुत साफ है, तुम लड़ो मैं व्यापार करूंगा। ईरान चीन को सस्ता तेल देता है, चीन ईरान को टेक्नोलॉजी और निवेश देता है, लेकिन चीन कभी भी अमेरिकी सेना के सामने ईरान के लिए बंदूक नहीं उठाएगी। चीन के लिए यह युद्ध एक अवसर होगा, डॉलर को चुनौती देने का, एशिया पैसिफिक में अमेरिका को कमजोर देखने का। ऐसे सीधे युद्ध में उतरना चीन के डीएनए में नहीं। और रही बात हिंदुस्तान की, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूएस का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है क्वाड में, और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और ऑयल डील्स है। हिंदुस्तान प्रोटेस्टर्स के ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन रिजीम चेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में 80 लाख से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स हैं, तो उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या ईरान वाकई इतनी हिम्मत रखता है कि अमेरिका को रोक सके, या फिर उसका हश्र सीरिया जैसा होगा। दोस्तों, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत है, लेकिन अमेरिका के साथ फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर जैसे एयर, नेवी और ग्राउंड बैटल में वो जीतने की स्थिति में नहीं है। चलिए मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक ईरान 16वें रैंक पर है, जबकि अमेरिका नंबर 1 रैंक पर। ईरान की ताकत रीजनल पावर के रूप में है, ग्लोबल सुपर पावर के रूप में बिल्कुल नहीं है। मैन पावर की बात करें तो ईरान के 6,10,000 एक्टिव सैनिक, 3,50,000 रिजर्व्स और 2,20,000 पैरामिलिट्री हैं, तो अमेरिका के पास 13 लाख एक्टिव और 7,66,000 रिजर्व सैनिक। वहीं जहां ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो अमेरिका के पास 13,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, जिसमें F-22, F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं। ग्राउंड फोर्स में ईरान के पास 1,713 टैंक्स, 65,825 आर्म्ड व्हीकल्स, 392 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1,517 मलरस हैं, तो अमेरिका के पास 4,640 टैंक्स, 3,91,963 आर्म्ड हैं, तो नेवी में ईरान के 107 शिप्स हैं, तो अमेरिका के 740 हैं। ईरान पर्शियन गल्फ में स्पीड बोट्स और माइन से डिसरप्शन कर सकता है, लेकिन ओपन सी में कमजोर है। बात करें रक्षा बजट की, तो ईरान का रक्षा बजट 15.45 बिलियन है, तो अमेरिका का रक्षा बजट $895 बिलियन। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि ईरान की असली ताकत असिमेट्रिक में है। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन, प्रॉक्सी आर्मीज है, तो कन्वेंशनल वॉर में यूएस सुपीरियर है। एयर और नेवी से ईरान को जल्दी तबाह कर सकता है। तो अगला सवाल यह है कि क्या ईरान का हश्र सीरिया जैसा होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सीरिया इसीलिए टूटा क्योंकि वह अंदर से टूटा हुआ था। ईरान वैचारिक रूप से विभाजित हो सकता है, लेकिन बाहरी हमले के समय वह एकजुट हो जाता है। अमेरिका ईरान की सरकार को गिरा तो सकता है, लेकिन ईरान की आत्मा नहीं। और यही वजह है कि वाशिंगटन भी जानता है ईरान युद्ध में जीत नहीं, सिर्फ दलदल है। इसीलिए मैं आखिर में कहना चाहूँगा, यह युद्ध शायद कभी आधिकारिक रूप से शुरू ना हो, लेकिन यह खत्म भी नहीं। यह युद्ध चलेगा प्रतिबंधों में, ड्रोन हमलों में और उन फैसलों में जो बंद कमरे में लिए जाते हैं। क्योंकि अमेरिका व्यवस्था बचाना चाहता है, ईरान पहचान, रूस समय, चीन अवसर और दुनिया बस अगली खबर का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।